संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले पर लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मचारियों को किया निलंबित। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार लोगों के खिलाफ यूएपीए धारा के तहत मामला किया दर्ज। स्पेशल सेल ने कई टीमें भी की गठित। सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की। वहीं रक्षा मंत्री ने सभी सांसदों से अराजक तत्वों के लिए पास न बनाने का किया आग्रह। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच को दी मंजूरी। बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लेन देन को लेकर जांच को मिली हरी झंडी। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को बताया राजनीति से प्रेरित। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रुसेल्स में उच्च स्तरीय सम्मेलन आज। 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता करेंगे विचार। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला आज। सीरीज बराबरी के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का जर्मनी से होगा सीधा मुकाबला। भारतीय टीम की जीत की लय बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत, जहां संसद की सुरक्षा में चूक मामले में लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की है। बार बार कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और सदन में जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि संसद की सुरक्षा के लिए सांसदों की भी जिम्मेदारी है, वो अराजक तत्वों के लिए पास ना बनवाएं। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से
बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए। और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते सभापति ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन के बाहर जाने को कहा। राज्यसभा में सभापति ने बताया कि लोकसभा में हुई घटना से संबंधित पूरा मसला लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में जांच के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। और वहीं केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय अद्वितीय संहिता विधेयक 2023 की धारा 377 और धारा 497 को बाहर रखने का फैसला किया है। धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध यानी अननेचुरल सेक्स से संबंधित है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। भारतीय न्याय संहिता विधेयक में रेप और यौन अपराधों से पीड़ित लोगों की पहचान जाहिर होने से रोकने के लिए एक नई धारा 73 जोड़ी गई है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। संसद में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जहां स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में स्पेशल सेल ने कई टीमें भी गठित की हैं। स्पेशल सेल की फोरेंसिक टीम भी जांच में शामिल होगी। सभी आरोपियों के फोन भी जब्त करने को लेकर स्पेशल सेल लगातार छापे मार रही है। संसद की सुरक्षा चूक के बाद एक बड़ा फैसला यह हुआ कि जांच पूरी होने तक विजिटर पास बंद कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगी। और अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होना है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा में बैठक के दौरान होगा। गौरतलब है कि तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 64 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में है। भारत राष्ट्र समिति ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं। भारत की मेजबानी में जारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो जाएगा। इससे पहले बीते कल सभी सदस्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। इसके तहत सदस्य देश समावेशी अनुकूलन के लिए वैश्विक एआई ढांचे की दिशा में काम करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। पीएम ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस दिशा में सभी देश मिलकर काम करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज प्रेस वार्ता कर महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। मनसुख मांडविया ने कहा कि महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहते हैं, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, 10 लाख से 1 करोड़ की बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला
आज सशक्त और संबल हो रही है। वहीं मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी। भारत सरकार ने हेल्थ विभाग ने जो प्रयास किया है उसका आउटपुट आज दिखने लगा है। आने वाले दिनों में हमारे देश की महिलाएं, जब हम आज़ादी का अमृत काल से पास हो रहा है और मोदी जी ने 2047 यानी कि देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र बने और ये विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे देश की महिलाओं की भूमिका बराबरी की हो, बढ़ चढ़ के हो। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर 17-18 दिसंबर को अपनी कर्मभूमि काशी के दौरे पर आ रहे हैं। हर कार्यक्रम की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से लगे हैं। इस बार डीडी न्यूज से खास बातचीत की काशी क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष ने। आने वाले 17-18 दिसंबर को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की तैयारी की है और प्रधानमंत्री जी का क्या कार्यक्रम होगा, इसके बारे में हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी का प्रथम कार्यक्रम 17 दिसंबर को महानगर का कटिंग मेमोरियल का एक ग्राउंड है, उसमें विकसित भारत संकल्प की विशाल प्रदर्शनी होगी, जो विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उस पर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी उस विकसित भारत संकल्प जो उनका अपना सपना है उसको, उस सपने को कि देश में, गांव में, नगर में, वार्ड में, आम जनमानस में क्या स्थिति है बनी हुई है, उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन के पश्चात संवाद करेंगे। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी उसी 17 तारीख को नमो घाट पर जाएंगे। नमो घाट पर तमिल संगमम का कार्यक्रम है और एक बहुत अच्छा ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें भाग लेंगे, वहाँ पर संवाद करेंगे। उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी का रात्रि विश्राम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को सर्ववेद मंदिर उमराहा वहाँ जाएंगे। सर्ववेद मंदिर में पूजन पाठन का काम करेंगे। इसके बाद वहाँ पर लोगों से संवाद करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है अपने नेता का स्वागत करने? जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद है, काशी का कायाकल्प बद हो गया। चाहे वो घाट में देखा जाए, चाहे पार्किंग में देखा जाए, चाहे सड़कों को देखा जाए, चाहे बिजली की व्यवस्था देखी जाए। अमूल का कंपनी फैक्ट्री यहाँ पर दिया। पिछले दिनों में आए थे प्रधानमंत्री जी। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ऐसी स्थिति में सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत करने के लिए तैयार है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, आम नागरिक जो काशी के हैं वो भी अपने नेता का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और वही पारंपरिक उद्घोष हर हर महादेव के साथ। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और इसी के साथ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि कल घटी हुई घटना को लेकर हम सभी चिंतित हैं। तो जिस तरीके से कल जो घटना घटी उस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय आपसे चर्चा करेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कल की घटना को लेकर के। उनका ये बयान इस वक्त सामने आया। उन्होंने कहा कि आपके साथ बैठक में मैं चर्चा करूंगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त जुड़ गए। ऋषि, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जिस तरीके से रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया, उन्होंने कल की इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हाँ बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये जो घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन्होंने ये भी देश को आश्वस्त किया कि इस मसले में जो कार्रवाई की जा रही है वो बेहद संतोषजनक इस मायने में होगी कि संसद के मामले में जो भी सुरक्षा के पहलू हैं उनको विस्तार से उसका गहन मंथन होगा और कहाँ चूक हुई और कैसे हमें अपने सुरक्षा के एस्पेक्ट्स को और ज्यादा मजबूत करना है, इसको लेकर उन्होंने कहा। और लोकसभा अध्यक्ष ने भी आश्वस्त किया सदन को। लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से एक और महत्वपूर्ण खबर है कि सभापति ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को बचे हुए सत्र के लिए
निलंबित कर दिया है। जैसे कि हम जानते हैं, आपसे बात हो रही थी जी। कि सभापति ने जब ये शोर शराबा और हंगामा कर रहे थे तब उन्हें आग्रह किया था कि वह पहले सीट पर जाएं, और उसके बाद फिर आगाह किया और उन्हें सदन से बाहर जाने को भी कहा। ये तीनों ही आदेशों की अवहेलना जब हुई और उसके बाद सभापति ने यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता सदन ने उनके साथ बैठक की, उनको बुला के, और उसके बाद ये फैसला लिया गया। खासतौर से नेता सदन पीयूष गोयल के द्वारा ये प्रस्ताव सदन में लाया गया कि डेरेक ओब्रायन को क्यों ना उनके व्यवहार के चलते बचे हुए समय के लिए, जो इस सत्र का जो बचा हुआ समय है उसके लिए निलंबित कर दी जाए। और इस प्रस्ताव को सभा ने ध्वनि मत से पारित किया और उसके बाद सभापति ने ये ऐलान किया कि डेरेक ओब्रायन को बचे हुए सत्र में का जो समय है उसके लिए निलंबित किया जाता है और सदन की कार्यवाही राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी ऋषि, जिस तरीके से रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने अपने बयान में एक बात और कही। उन्होंने कहा कि सभी सांसद जब विजिटर पास देते हैं लोगों को तो इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप किसे विजिटर पास दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा का पूरा मसला है, हम जानते हैं कि कल जो घटना हुई है, सांसद के द्वारा जो विजिटर पासेस होते हैं उनके द्वारा अनुमति देने के बाद ही जब ये पासेस बनते हैं, और हमने देखा था कि कोविड के दौरान ये पासेस बंद हो गए थे, लेकिन जब सब कुछ सामान्य हुआ उसके बाद सांसदों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने विजिटर्स को संसद की कार्यवाही के लिए उन्हें अनुमति दिला सकते हैं। और इसको ही रक्षा मंत्री ने कहा कि अब इस पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और किस व्यक्ति को आप अपनी तरफ से अनुमति दे रहे हैं इसका व्यक्तिगत रूप से जानकारी हो तो और ज्यादा बेहतर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस पर अपनी नजर भी लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्येंद्र जैन को अपने इलाज के लिए अपने पसंद का अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय स्थिति में विचार किया जाता है। इस मामले में अदालत अब आज फिर से अहम सुनवाई करेगी। देश की प्रतिभाओं को सामने लाने और कौशल मानकों को ऊपर उठाने के लिए इंडिया स्किल्स 2023-2024 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश की प्रतिभाओं के कौशल को अब नई पहचान मिलेगी। इसमें अंतिम पुरस्कार के रूप में प्रतिभागी को 2024 में लियोन, फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिलेगा। इस भव्य आयोजन के लिए स्किल इंडिया डिजिटल वेबसाइट पर पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं। इंडिया स्किल्स की हमने शुरुआत करी जिससे कि हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। लास्ट ईयर हमारे टीम्स ने वर्ल्ड स्किल में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले 10-12 साल में हम 39th रैंक से 13th रैंक पे आ चुके हैं। सो इंडिया स्किल में इस बार हम बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। हम सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस तक जा रहे हैं सो दैट कि यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सके। उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका क्या है कि वो जिस स्किल में जो सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसी को न केवल राज्य स्तर पे, देश स्तर पे, और वहाँ से अगर जीतते हैं तो उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे और वो लियोन में वर्ल्ड स्किल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले चुके हैं। 1 महीने के अंदर ही प्रतिभागियों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। भारतीय सेना ने बुधवार को पूर्वी सिक्किम में ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे 1217 से ज्यादा पर्यटकों को बचाया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल पर्यटक बर्फबारी और खराब मौसम के कारण पूर्वी सिक्किम के अलग अलग इलाकों में फंस गए थे। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने बचाव अभियान चलाया। ये बचाव अभियान देर शाम तक जारी रहा, जिसमें सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। सेना ने पर्यटकों को रहने के लिए आश्रय, गर्म कपड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट और गर्म खाना भी उपलब्ध कराया।
UNGA को संबोधित करते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दक्षिण एशिया पर कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमेशा दक्षिण एशिया की आवाज बनकर खड़ा रहेगा और हर वो कदम उठाएगा जो जरूरी है। Since 2009, stepping into the 15th year of the intergovernmental negotiations, my delegation is firmly of the view that we cannot have old wine in new bottles and expect new results, which is comprehensive reforms. Conversations on convergence and divergence alone can only lead us so far. As diplomats, we know that countries do not change positions unless in a negotiating mode where we create possibilities of real and meaningful exchange. Let me remind all of you that the summit of the future, unlike the intergovernmental negotiations, is actually an intergovernmental negotiating process. We need to get real. India, as the world's largest democracy, will continue to strive for the voice of the Global South to be heard on the urgency of immediate action in this regard. और वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने बुधवार को लगातार तीसरी बार प्रमुख ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। ब्याज दरों को तय करने वाली फेडरल रिजर्व की कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रमुख ब्याज दर को 5 से 5.25% के बीच की सीमा में रखने पर सहमति जताई। इसके साथ ही साल 2024 में 3 बार ब्याज दरों में कटौती होने के भी संकेत दिए। ये दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, जो लंबे समय से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे थे। फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट के प्रमुख इंडेक्स में से एक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 200 अंक का उछाल भी देखने को मिला, जो बताता है कि बाजार को केंद्रीय बैंक का फैसला पसंद आया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने 2024 के लिए अपने महंगाई के पूर्वानुमान को 2.6% से घटाकर 2.4% कर दिया है। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग जांच की मंजूरी दे दी है। जांच के पक्ष में 221 मत पड़े, वहीं इसके खिलाफ 212 सांसदों ने वोट किया। ये मतदान राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतरराष्ट्रीय सौदों के आधार पर किया गया। हंटर बाइडेन पर $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का आरोप है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाए कि बाइडेन के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स ने इस कदम को पूरी तरह से राजनीतिक बताया है। वहीं यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रुसेल्स में आज उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता विचार करेंगे। वहीं क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ का नया सदस्य बनने वाला आखिरी देश था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने यूरोपीय संघ के एजेंडे में विस्तार को फिर से अहम मुद्दा बना दिया है। यूरोपीय संघ के देश अब यूक्रेन की सदस्यता के साथ साथ जॉर्जिया, मोल्दोवा और मोंटेनेग्रो जैसे पश्चिमी बाल्कन देशों को शामिल करने के लिए ब्लॉक के संभावित विस्तार पर चर्चा करने के लिए आज बैठक करेंगे। वहीं इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को अब 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद से स्थिति और खराब हो गई है। दुनिया भर के कई देशों में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी गजा में हिंसा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजल्स के एक प्रमुख फ्रीवे सड़क को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सुबह फ्रीवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और लगभग 1 घंटे तक फ्रीवे सड़क बंद रही। फ्रीवे सड़क के दक्षिण की ओर जाने वाली लेन पर मीलों तक ट्रैफिक रुका रहा। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में कई हजार फिलिस्तीनी मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात खेलों की करते हैं, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले दोनों मैच बारिश से प्रस्तावित रहे थे। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने DLS नियम के तहत 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था। अभी अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है।
भारतीय टीम अब इस सीरीज को अपने नाम तो नहीं कर सकती। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर काशी का एक अद्भुत वीडियो शेयर किया है। विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक शिव की नगरी काशी में गंगा के तट का विहंगम और मन मोह लेने वाला दृश्य सभी के लिए ये साथ साझा किया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।